हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। मैं हूँ चंचल नगाइच। ओम हिंदी एजुकेशन सेंटर से हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध के साथ, जो न केवल 9 से 12 तक के लिए बल्कि सभी कंपटीशन एग्ज़ाम जहाँ भी हिंदी व्याकरण के टॉपिक्स आते हैं सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप मेरा ये वीडियो ध्यान से देखें। आपके सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में यह सीरीज़ बहुत लाभकारी होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह गवर्नमेंटेड बुक है। आरबीएससी सिलेबस में जो चलती है, जो ऑथेंटिक मानी जाती है हर कंपटीशन एग्ज़ाम में। इसमें से दो चार प्रश्न अवश्य आते हैं और इसकी विषय सूची ये है जो आप देख रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे भाषा व्याकरण एवं लिपि का परिचय। शुरू करते हैं। पहला अध्याय, भाषा व्याकरण एवं लिपि का परिचय। मानव जाति के विकास के सुदीर्घ इतिहास में सर्वाधिक महत्व संप्रेषण के माध्यम का रहा है और वह माध्यम है भाषा। अर्थात जिस माध्यम से हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं, संदेशों सूचनाओं को एक दूसरे तक परस्पर पहुंचाते हैं, उस माध्यम को भाषा कहते हैं। समाज की इकाई होता है मनुष्य, और मनुष्यों से ही समाज बनता है। समाज की इकाई होने के कारण परस्पर विचार, भावना, संदेश, सूचना आदि को अभिव्यक्त करने के लिए मनुष्य भाषा का ही प्रयोग करता है। यह भाषा चाहे संकेत भाषा हो अथवा व्यवस्थित ध्वनियों, शब्दों या वाक्यों में प्रयुक्त कोई मानक भाषा हो, भाषा के माध्यम से ही हम अपने भाव एवं विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं और दूसरे व्यक्तियों के भाव और विचार जान पाते हैं। भाषा ही वह साधन है जिससे हम अपना इतिहास, संस्कृति, संचित ज्ञान, विज्ञान और अपनी महान परंपराओं को जान पाते हैं। संसार में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती, उर्दू, मराठी, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, जर्मन, फ्रेंच, इतालवी, चीनी जैसी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत अनेक भाषा भाषी देश है। यहाँ अनेक बोली और भाषाओं से मिलकर ही भारत राष्ट्र बना है। संस्कृत हमारी सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा है, अर्थात जननी कही जाती है। वर्तमान में हिंदी हमारी राजकार्य की भाषा यानी कि राजभाषा है। संसार में लगभग 300 भाषाएं बोली जाती हैं। बहुत से विद्वानों ने माना है लगभग विश्व में 300 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, जिन्हें उन्होंने 12 मुख्य भाषा परिवारों में विभाजित किया है। अब भारत की भाषाओं का संबंध इन 12 भाषा परिवारों में से 2 परिवारों से है, भारोपीय परिवार और द्रविड़ परिवार। जो उत्तरी क्षेत्र की सारी भाषाएं वो भारोपीय परिवार में आती हैं और दक्षिणी क्षेत्र की द्रविड़ परिवार में। तो उत्तर भारत में जो अधिकांशतः भाषाएं बोली जाती हैं जिनका संबंध लगभग संस्कृत से है, वे सभी भारोपीय परिवार में आती हैं। हिंदी भी इसी भारोपीय परिवार का एक हिस्सा है। अब आगे समझिए। भाषा के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक भाषा आपस में बातचीत के द्वारा, भाषणों तथा उद्बोधनों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, और लिखित भाषा लिपि के माध्यम से लिखकर प्रयोग में लाई जाती है। यद्यपि भाषा भौतिक जीवन के पदार्थों तथा मनुष्य के व्यवहार व चिंतन की अभिव्यक्ति के साधन के रूप में विकसित हुई है, जो हमेशा से ही नहीं अपितु जो हमेशा एक सी नहीं रहती। भाषा भौतिक जीवन के पदार्थों और मनुष्य के व्यवहार और
चिंतन करने की अभिव्यक्ति के साधन के रूप में विकसित है, जो हमेशा एक सी नहीं रहती, उसमें परिवर्तन होता ही रहता है, अपितु उसमें दूसरी बोलियों, भाषाओं से संपर्क, भाषाओं से शब्दों का आदान प्रदान होता रहता है। जीवन के प्रति रागात्मक संबंध भाषा के माध्यम से ही उत्पन्न होता है। किसी सभ्य समाज के का आधार उसकी विकसित भाषा को ही माना जाता है। हिंदी खड़ी बोली ने अपने शब्द भंडार का विकास दूसरी जनपदीय बोलियों, संस्कृत तथा अन्य समकालीन विदेशी भाषाओं के शब्द भंडार के मिश्रण से किया है। हिंदी के खड़ी बोली रूप को मानक माना गया है, जिसमें अपना शब्द भंडार तो है ही, दूसरी जनपदीय बोलियों से जो शब्द लिए हैं वो भी समाहित हैं, संस्कृत से आए हुए शब्द भी हैं और अन्य समकालीन विदेशी भाषाओं के शब्दों का मिश्रण भी हिंदी में हुआ है। किंतु हिंदी के व्याकरण के विविध रूप अपने ही रहे हैं। व्याकरण में परिवर्तन नहीं होता, भाषा में परिवर्तन होता है लेकिन व्याकरण में कभी परिवर्तन नहीं होता। हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विदेशी आदि विदेशी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग के आधार पर तथा व्यवहार के आधार पर आकर समाहित हो गए, इसमें मिल गए। अन्य भाषाओं के अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की, पुर्तगाली, चीनी काफ़ी भाषाओं के शब्द इसमें आकर समाहित हो गए। भाषा स्थायी नहीं होती, उसमें दूसरी भाषा के लोगों के संपर्क में आने से परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे आप किसी अंग्रेजी भाषा भाषी के साथ रहें या चीनी भाषा भाषी के साथ रहें, एक दिन नहीं मतलब लगातार थोड़े दिन रहें, तो अकस्मात ही स्वाभाविक ही आपकी भाषा में उनके शब्द सम्मिलित हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये परिवर्तन धीरे धीरे होता है, बहुत धीरे, पता ही नहीं चलता, और इन परिवर्तनों के कारण नई नई भाषाएं बनती रहती हैं। इसी कारण संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि के क्रम में ही आज की हिंदी तथा राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, मराठी आदि अनेक भाषाओं का विकास हुआ है। अब भाषा के भेद, अभी हमने जैसा शॉर्ट रूप में पढ़ा कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा दो रूप हैं। जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं, कभी कभी हम संकेतों के माध्यम से भी बातचीत करते हैं। कुछ विद्वान सांकेतिक भाषा को तीसरे रूप में मानते हैं, लेकिन जो सर्वमान्य है वो यही है, मौखिक और लिखित। सांकेतिक भाषा को मौखिक भाषा का ही एक रूप मान लिया जाता है तथा पत्र, लेख, पुस्तक, समाचार पत्र आदि में लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। विचारों का संग्रह भी हम लिखित भाषा में ही करते हैं। मूलतः सामान्य जनजीवन के बीच बातचीत में मौखिक भाषा का ही प्रयोग होता है। इसे प्रयत्नपूर्वक सीखने के लिए आवश्यक नहीं होती, बल्कि जन्म के बाद बालक द्वारा परिवार व समाज के संपर्क में परस्पर और संप्रेषण व्यवहार के कारण स्वाभाविक रूप से ही मौखिक भाषा सीख ली जाती है। किसके द्वारा सीख ली जाती है? बालक द्वारा परिवार, समाज के संपर्क तथा परस्पर संप्रेषण व्यवहार के कारण। बच्चा जन्म लेने के कुछ महीने बाद अनुकरण सीख जाता है। अनुकरण करना, देखकर वह जैसा देखता है वैसा ही बोलना सीखता है। तो आसपास का वातावरण जैसा होगा, आसपास कौन रहता है? अधिकांशतः उसकी माँ रहती है। तो आसपास का वातावरण जैसा रहेगा वैसी भाषा वो सीख जाता है। और अधिकांशतः आसपास का वातावरण किसके द्वारा निर्मित होता है? माँ के द्वारा। अतः जो हमने जन्म से सीखी, जो हमने अपने आसपास के वातावरण, परिवार, समाज से सीखी बचपन में, उसको हम मातृभाषा कहते हैं। इसके लिए हमें किसी भी शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती, इसे हम स्वाभाविक रूप से सीख लेते हैं।
जबकि लिखित भाषा की वर्तनी और उसी के अनुरूप उच्चारण प्रयत्नपूर्वक सीखना पड़ता है। विद्यालय में हिंदी क्यों पढ़ाई जाती है? हिंदी तो आपको जन्म से अपनी मदर टंग के रूप में मिली है, मातृभाषा के रूप में मिली है। फिर आपको हिंदी विद्यालय में क्यों पढ़ाई जाती है? उसका शुद्ध उच्चारण और वर्तनी की शुद्धता के लिए, जिससे आप उसका लिखित रूप जान सकें। इसलिए मौखिक भाषा की ध्वनियों के लिए स्वतंत्र लिपि चिन्हों के द्वारा ही भाषा का निर्माण होता है। अब भाषा और बोली में क्या अंतर है? एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा क्या है? भाषा भाष धातु से निर्मित है, जिसका अर्थ होता है बोलना। और बोली क्या है? भाषा का एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाला स्थानीय रूप, उसे बोली या उपबोली कहते हैं। कहा भी गया है, क्या कहा गया है कि कोस कोस पर पानी बदले और 5 कोस पर वाणी। प्रत्येक 1 कोस पर पानी बदल जाता है, और जबकि 5 कोस की दूरी पर भाषा में अपने आप स्वतः ही परिवर्तन हो जाता है। हर 5-7 मील पर बोली में बदलाव आ जाता है। भाषा का सीमित, अविकसित तथा आम बोलचाल वाला रूप बोली कहलाता है, जिसमें साहित्य रचना नहीं होती और जिसका व्याकरण नहीं होता और शब्दकोश भी नहीं होता। साहित्य रचना ऐसा नहीं कि बिल्कुल होगी ही नहीं, होती भी है। जब बोली एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने लगती है, उसका रूप परिवर्तित होने लगता है, वह भाषा में परिवर्तित होने लगती है, तो उसमें साहित्य रचना भी होने लगती है। जैसे प्राचीन काल में अवधी और ब्रज भाषा साहित्यिक भाषा भी रही हैं। इसमें साहित्य रचना जबकि भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, उसका व्याकरण और शब्दकोश निश्चित होता है और उसमें साहित्य लिखा जाता है, खूब साहित्य लिखा जाता है। किसी बोली का संरक्षण तथा अन्य कारणों से यदि क्षेत्र विस्तृत होने लगता है, तो उसमें साहित्य लिखा जाने लगता है और वह भाषा बनने लगती है तथा उसका व्याकरण निश्चित होने लगता है। हिंदी की बोलियाँ कौन कौन सी हैं, इनको अभी देखेंगे। हमने हिंदी की बोलियों को 5 भागों में विभक्त किया है। 5 उपबोलियाँ हैं हिंदी की, जो हमने विभिन्न पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, इन 5 भागों में हमने हिंदी की बोलियों को विभक्त किया है। हिंदी केवल खड़ी बोली, यानी कि जो मानक रूप निश्चित किया गया है विभिन्न विद्वानों द्वारा, का ही विकसित रूप नहीं है, बल्कि इसमें अन्य बोलियां भी समाहित हैं। हिंदी भाषी राज्य भारत में लगभग 10 हैं, है ना। हिंदी भाषी राज्य लगभग 10 हैं। बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान और ये हिमाचल प्रदेश। बोली तो हर जगह जाती है हिंदी, लेकिन अधिकांशतः इन 10 राज्यों में बोली जाती है। झारखंड है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, इन राज्यों में यहाँ जनभाषा हिंदी है, हिंदी का ही प्रयोग किया जाता है। तो सबको सम्मिलित रूप से सब बोलियों को हिंदी में शामिल किया गया है, जो कि हमने 5 उपभाषाओं में विभक्त की हैं। अब 5 उपभाषाएं हैं हिंदी की: पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी और राजस्थानी और पहाड़ी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं वो बोलियां आती हैं? पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से निर्मित हुई है। इसमें नहीं दे रखा, आप इसमें लिख लीजिए कि पूर्वी हिंदी
कसरोत अर्धमागधी अपभ्रंश है। कौन सा? अर्धमागधी। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी बनी है, जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये 3 बोलियां सम्मिलित हैं। अब दूसरा है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी शौरसेनी अपभ्रंश से। किससे? शौरसेनी अपभ्रंश से। शौरसेनी। शौरसेनी अपभ्रंश से, जिसमें ब्रज, बांगरू या हरियाणवी और खड़ी बोली और बुंदेली, कन्नौजी ये 5 उपबोलियां सम्मिलित हैं। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, जिसे अंतर्वेदी भी कहते हैं, ब्रज या बांगरू, वो खड़ी बोली या कौरवी, जिसे कौरवी भी कहते हैं, ब्रज या अंतर्वेदी, बांगरू या हरियाणवी या जाटू बोली, जिसे बुंदेली, चौथी है बुंदेली और 5वीं है कन्नौजी। ये 5 उपबोलियां सम्मिलित हैं। दोबारा सुन लीजिए। खड़ी बोली, जिसे कौरवी बोली भी कहते हैं, ब्रज, जिसे अंतर्वेदी भी कहते हैं, बांगरू या हरियाणवी, जिसे जाटू बोली भी कहते हैं, और बुंदेली और कन्नौजी ये 5 उपबोलियां सम्मिलित हैं या बोलियां सम्मिलित हैं। बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में प्रमुख 3 हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। राजस्थानी की 4 हैं, मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती और हाड़ौती। कुछ विद्वान मालवी और ढूंढाड़ी बागड़ी को भी राजस्थान की एक अन्य बोली मानते हैं। पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली, कुमाऊनी, मंडलिया बोलियां सम्मिलित हैं। इन बोलियों के मेल से बनी हिंदी को संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949, जिसे हम हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं, 14 सितंबर को हिंदी दिवस इसी कारण मनाया जाता है क्योंकि क्या हुआ था इस दिन? संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा स्वीकृत किया था। विभिन्न बोलियों के मेल से बनी हिंदी की भाषाई विविधता के कारण ही हिंदी में क्षेत्रीय उच्चारण की विविधता पाई जाती है। किसके कारण? विभिन्न बोलियों के मेल से बनी है हिंदी, इसी कारण। अब चलते हैं हिंदी भाषा और व्याकरण। क्या है व्याकरण? किसे कहते हैं व्याकरण? हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र है। कोई भी भाषा हो, उसके व्याकरण को कैसे परिभाषित करेंगे कि भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। किसी भी भाषा को जानने के लिए उसके व्याकरण को भी जानना बहुत आवश्यक है। हिंदी की विभिन्न ध्वनि, वर्ण, पद, पदांश, शब्द, शब्दांश, वाक्य, वाक्यांश आदि की विवेचना तथा उसके विभिन्न घटकों, प्रकारों का वर्णन हिंदी व्याकरण में किया जाता है। हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, इन 3 उपभागों में या वर्गों में विभाजित किया गया है। हिंदी व्याकरण को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। इनके विभिन्न पक्षों पर विचार इन्हीं वर्गों के माध्यम से किया जाता है। नागरी लिपि का परिचय और वर्तनी। भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों से लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए हम जिन लेखन चिन्हों को प्रयुक्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अर्थात किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को
लिखकर व्यक्त करने के लिए जिन वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाते हैं, लिपि कहलाती है। जैसे हम हिंदी में अ, ब, श ऐसे लिखते हैं। जो ध्वनि हमारे मुख से निकल रही है उसे लिखने का एक हमने निश्चित क्या बना लिया, एक सिंबल बना लिया, निश्चित एक चिन्ह बना लिया कि सा है तो हम ऐसे ही लिखेंगे, आ है तो हम ऐसे ही लिखेंगे। तो ये क्या है, लिपि की वर्तनी की लिपि, वर्तनी चिन्हों का प्रयोग जो करते हैं वह लिपि कहलाती है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि कौन सी है, देवनागरी, देवनागरी लिपि है, देवनागरी। संस्कृत और हिंदी की तो आपको पता है, लेकिन मराठी, नेपाली और कोंकणी यानी कि गोवा की भाषा की लिपि भी कौन सी है, देवनागरी। इसी प्रकार अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी और उर्दू की फारसी लिपि है। भारत सरकार के अधीन केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अपने भाषाविदों, पत्रकारों, हिंदी सेवी संस्थाओं और विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के सहयोग से हिंदी के वर्तनी का देवनागरी में एक मानक स्वरूप तैयार करवाया, जो सभी हिंदी प्रयोक्ताओं के लिए समान रूप से मान्य है। हिंदी का देवनागरी में लिपि का निर्धारित मानक रूप किसके द्वारा तैयार करवाया गया, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनेक भाषाविदों से, पत्रकारों से, हिंदी सेवी संस्थाओं से और विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों से। देखते हैं हिंदी भाषा का देवनागरी लिपि में मानक रूप क्या है। ये स्वर हैं, अ, ई, ई, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। ये निम्न तो 11 स्वर हैं, निर्विवाद रूप से 11 ही स्वर हैं। बहुत सी किताबों में 13 दे रखे होते हैं, बहुत सी किताबों में 10 दे रखे होते हैं, लेकिन ये किताब ऑथेंटिक है, सर्वमान्य है। जो भारत सरकार द्वारा मानक रूप निर्धारित किया गया है उसमें स्वर 11 ही हैं और मात्राएं 10 हैं, 10 मात्राएं निश्चित हैं। क्योंकि कोई मात्रा नहीं होती इसलिए 10 मात्राएं निश्चित हैं। अंक को अनुस्वार में मानते हैं, जैसे अंश, अंदेशा, संपदा, अनुनासिक, चंद्रबिंदु, जो इसका अर्ध रूप माना जाता है। अंक का अर्ध रूप क्या है, चंद्रबिंदु, जो अनुनासिक कहलाता है। विसर्ग, विसर्ग भी है। ये तीनों सम्मिलित रूप से अयोगवह कहलाते हैं। अंग, चंद्रबिंदु और विसर्ग, इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, अयोगवह। अब चलते हैं व्यंजन। क से माँ तक स्पर्शी व्यंजन 25, फिर अंतस्थ, ये य, क से और माँ तक 25 व्यंजन स्पर्शी होते हैं। य, र, ल, व अंतस्थ और श, 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 ह ये ऊष्म व्यंजन। इसी प्रकार संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन 4 हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र। हल चिन्ह जो किसी भी वर्ण के नीचे लगा हो ऐसे, वो हल चिन्ह कहलाएगा। जैसे ये प्रहलाद, पट्टा, अपहरण, अपराहन इनमें लगाया हुआ है। ग्रहित स्वर या आगत स्वर जो विदेशी भाषाओं से आए हैं, जिन्हें हमने विदेशी भाषाओं से ग्रहण किया है। ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया है और
ये 4 और हैं जिनमें क नीचे नुक्ता, ख के नीचे नुक्ता, ग के नीचे नुक्ता और ज के नीचे नुक्ता और फ के नीचे नुक्ता। ये फारसी लिपि से, फारसी भाषा से हमने ग्रहण किए हैं। अंग्रेजी भाषा से ग्रही स्वर अ के उदाहरण देख लीजिए, डॉक्टर, कॉटेज, कॉलेज, हॉस्पिटल। ऐसे ही फारसी भाषा से ग्रही ध्वनियों के उदाहरण गरीब, गज़ल, फन, कौम, खत, खातून। अब एक बार दोबारा पाठ का रिवीजन। हम अपनी बात को एक दूसरे को भाषा के माध्यम से ही कह पाते हैं। भाषा बाज धातु से निर्मित हुआ है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक रूप को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। भाषा के सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले स्थानीय रूप को बोली या उपभाषा कहते हैं। हिंदी की 18 से 22 बोलियां और 5 उपभाषा या विभाषाओं में विभाजित किया गया है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। भाषा को शुद्ध लिखने और बोलने संबंधी जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अब आए हैं अभ्यास प्रश्न, जो आप स्वतः करिए और नहीं कर पाते हैं तो मेरा सेकंड वीडियो देखिए, वर्ण विचार। उसमें मैंने इनके आंसर्स बताए हैं। ये वीडियो मैंने पहले डाला था लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी, साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने यह पुनः डाला है। इनके आंसर्स आपको वर्ण विचार टॉपिक में मिल जाएगा। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने मित्रों में, जिससे सभी को फ़ायदा मिल सके। जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जहां हिंदी के टॉपिक्स आते हैं, या फिर जो बच्चे 9 to 12 किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए मेरा यह वीडियो बहुत उपयोगी है। तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, कीप इट अप। मिलते हैं कल फिर।